वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निवेदिता एजुकेशन कॉर्नर। जी हाँ, मैं निवेदिता अपने इस एजुकेशन कॉर्नर पर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने फिजिकल मेजरमेंट के पार्ट 1 पे कुछ टॉपिक को लेकर के डिस्कशन किया था। ये फिजिकल मेजरमेंट का पार्ट 2 है। इसमें कुछ आगे हम बढ़ते हैं, कुछ नए टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। जो टॉपिक हमने लिया है ये बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के फिजिकल मेजरमेंट चैप्टर से लिया है, जो चैप्टर नंबर 4 पे है। तो आप उसे एक बार अपने बुक में क्लियर कर सकते हो, देख सकते हैं। इस क्लास में हमने 3 टॉपिक पे डिस्कशन किया है, जिसमें पहली टॉपिक हमारी है मानक, मतलब हम मात्रक की बात करेंगे, जिससे हम इंग्लिश में यूनिट्स बोलते हैं। दूसरी हमारी टॉपिक है मात्रक के प्रकार, ये मात्रक कितने तरह के होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तीसरा हमारा हो जाता है कि ये मात्रक को अगर हमने जितने भागों में बांटा है उसमें से हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए टाइम को बिना नुकसान किए हुए, टाइम को बिना लॉस किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है मानक या मात्रक। समझते हैं क्या होता है मानक या मात्रक। पहले एक बार इसके डिफिनीशन को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। हमारे जो डिफिनीशन में दिया गया है उस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप पहले एक बार स्क्रीन को देख लीजिए, बात को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद इस पर हम डिस्कशन करते हैं। किसी भौतिक राशि, अब पिछले क्लास में मैंने भौतिक राशि पे डिस्कशन किया था। भौतिक राशि वो होती है जिसके परिमाण को मापा जा सकता हो, उसको हम भौतिक राशि बोलते हैं। एक बार आप बात को फिर से सुनिए। किसी ऑब्जर्वेशन को अगर हम माप सकते हैं तो उसे हम भौतिक राशि बोलते हैं। भौतिक राशि को मापते समय जब उसकी मात्रा को हम बताते हैं तो मात्रा को बताने के लिए एक पहले से निर्धारित मात्रा होती है, एक पूर्व निर्धारित मात्रा होती है जिसके साथ हम उसकी तुलना करते हैं। इस पूर्व निर्धारित मात्रा जिसके साथ आप तुलना करते हो उस एक विशेष राशि के लिए, उस पर्टिकुलर राशि के लिए क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। एक बार डिफिनीशन को फिर से सुन लीजिए। किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाए तो इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। अब इसको अगर हम लोग क्लियर समझते हैं तो थोड़ा सा इसको एक बार आप देखिए स्क्रीन को अपने। हम कोशिश करते हैं कि आप इस बात को क्लियर समझ सकें। हमारे पास कोई भौतिक राशि है, अगर किसी को ये दिक्कत होती हो कि भौतिक राशि क्या है तो हम उससे यही कहेंगे कि इसके पार्ट 1 को एक बार वो जा कर के देख ले। मैंने फिजिकल मेजरमेंट के पार्ट 1 में भौतिक राशि पे बात किया है, तो एक बार आप वहाँ पे जा कर के विजिट कर लीजिए। भौतिक राशि का क्या होता है कि उसके परिमाण को हम बताते हैं। परिमाण का मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड को हम बताते हैं, उसकी मात्रा जो होती है उसको हम बताते हैं। मात्रा को बताकर उसको हम क्या करते हैं? एक संख्या में व्यक्त करते हैं। मात्रा को ज्ञात करते हैं, फिर उसको एक संख्या में व्यक्त करते हैं। जब आप परिमाण को बताते हो तो उस परिमाण को बताने के लिए एक पहले से निर्धारित हमारे पास मात्रा होती है। मतलब इसका परिमाण जब बताना हमको होता है तो एक हमारी पूर्व निर्धारित मात्रा होती है, निर्धारित मात्रा होती है। इस मात्रा के साथ आप अपने राशि के मात्रा की तुलना करते हो और पूर्व निर्धारित जो मात्रा होती है उसी मात्रा को हम बोलते क्या है? मानक हमारी होती है, या वही क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। लेकिन किसके लिए मात्रक कहलाती है? उस राशि विशेष के लिए जिसका आप मापन कर रहे हो, उसके लिए मात्रक कहलाती है। एक बार के लिए आप थोड़ा सोचिए कि अगर ये मानक पूर्व निर्धारित मात्रा पहले से तय न किया जाए, उससे अगर हम तुलना नहीं करते किसी चीज़ के मापन के लिए, तो क्या हमारा मापन हो सकता? आपका दिमाग खुद ब खुद ये आंसर देगा, ये उत्तर आपको देगा कि बिल्कुल नहीं। हम एक पूर्व निर्धारित मात्रा से अगर किसी भौतिक राशि के परिमाण का तुलना नहीं करते हैं तो हम मापन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास ये एक समझिए कि ये हमारे पास एक पेड़ है और हमने कहा कि इसकी लंबाई को आप ज्ञात करिए। आपने अपने घर से एक रिबन लिया और रिबन को लेकर के एक बार
उसी रिबन से 2 बार, उसी रिबन से 3 बार मेजर किया और कहा कि इसकी लंबाई कितना है, 3 रिबन। हमारे घर का जो रिबन है उस रिबन से कितने रिबन के बराबर है, 3 रिबन के बराबर है। आपने ये परिमाण बता दिया, लेकिन इस परिमाण का महत्व आपके लिए हो सकता है क्योंकि आप रिबन को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, लेकिन इस परिमाण का किसी और के लिए कोई महत्व नहीं बन पाता है क्योंकि वो नहीं जानता है कि एक रिबन कितना लंबा है, उस रिबन की लंबाई कितनी है। हम ये तो समझ पा रहे हैं कि जो रिबन की लंबाई होगी उसका 3 गुना इस पेड़ की लंबाई है, लेकिन वो रिबन कितना लंबा है वो हमको नहीं पता। खुद अगर आप खुद से देखिए ना तो ये आपको भी नहीं पता कि रिबन की लंबाई कितना है। अब आप क्या करेंगे, इस रिबन की लंबाई को नापने के लिए किसी और चीज़ का यूज करेंगे, फिर उससे बताएंगे कि उससे ये रिबन इतना लंबा हुआ। तो क्या होता है, ये परिमाण का कोई एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं हो पाता है, परिमाण को हम ज्ञात नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक बहुत पुरानी स्टोरी कही जाती है कि कपड़े के दुकान में एक दुकानदार कपड़ा बेच रहा था। ये दुकानदार था, कपड़ा बेच रहा था। जो भी ग्राहक आता उस ग्राहक से कहता कि हमारे यहाँ कपड़ा जो है वो 100 रुपये हैं। कैसे 100 रुपये हैं, पर हाथ, हमारे हाथ से, हमारी वो नहीं बोलता था, कहता था कि एक हाथ, अगर आप एक हाथ लंबा कपड़ा लेते हो तो उसका आपको 100 रुपये देना होगा। जब ग्राहक तैयार हो जाता था कपड़ा लेने के लिए तो अपने दुकानदार से दुकान के एक छोटे से, कह सकते हो एक बौने के हाथ से ये कपड़े का मेजरमेंट करवाता था और उसके हाथ के हिसाब से वो क्या करता था, 100 रुपये पर हाथ कपड़ा वो देता था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हुआ किसने हाथ की बात की, उस हाथ की लंबाई कितनी है वो नहीं बताया, इसने उस बात को नहीं बताया। अब ये जो ग्राहक है उसको लग रहा है दुकानदार अपने हाथ की लंबाई की बात किया है और इसने किसके हाथ की लंबाई की बात किया था, इस बौने के हाथ की लंबाई की बात किया था। अगर ये हाथ की लंबाई की जगह पे कोई मानक रहा होता, कोई एक ऐसा मान रहा होता जिस मान की वैल्यू इस दुकानदार और इस ग्राहक के लिए बराबर होता तो शायद ये दिक्कत नहीं आती कि दुकानदार किसी और माप की बात कर रहा हो और ग्राहक किसी और माप को समझ रहा हो। मतलब बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हमारे पास एक ऐसा मानक होना चाहिए जिस मानक की तुलना हम अपने राशि की मापन करते समय कर सकें। अगर वो मानक नहीं होगा तो हमारे और आपके बीच में वो क्लियरिटी नहीं बैठ पाएगी। तो हमारे लिए वो ज़रूरी होता है मानक तैयार करना। अगर हम उस मानक को तैयार करते हैं वही मानक हमारे लिए क्या बन जाता है, मात्रक बन जाता है। उसी मात्रक का अपने राशि के मात्रा के साथ हम तुलना करते हैं। तो जो हम मानक तैयार करते हैं वो मानक पहले से क्या होता है, निर्धारित होता है। इसी से हमने क्या कहा, पूर्व निर्धारित मात्रा, पहले से वो निर्धारित कर दिया गया है और वो मात्रा अलग अलग राशि के लिए अलग अलग होता है, इसलिए हमने राशि विशेष कहा। उस राशि विशेष के लिए क्या होता है, मात्रक कहलाता है। जैसे हमने ये पेड़ का एग्जाम्पल आपको दिया ना, चलिए एक एग्जाम्पल और देखा जाए। हम यहाँ पेड़ की लंबाई जब नापते हैं और नापते समय अगर हम ये कह देते हैं कि इसकी लंबाई 10 मीटर है और इस मीटर की जानकारी हमको है कि इस मीटर की वैल्यू कितनी, ये मीटर का मान कितना है हमको जानकारी है और ये एक निर्धारित मात्रा है जिसका कितना वैल्यू है ये सब जानते हैं। अब हम कहते हैं कि 10 मीटर है तो 10 तो हमने इस पेड़ की लंबाई बताई और मीटर लगा दिया। मीटर एक ऐसी वैल्यू जो पहले से निर्धारित है कि इसकी वैल्यू कितनी है। अब क्या है, 10 मीटर, सबके दिमाग में क्लियरिटी बैठती है कि पेड़ की लंबाई कितनी हो सकती है, क्योंकि मीटर आपके घर का रखा हुआ अकेले का, कह सकते हैं कि आपका अपना खुद का अमानत नहीं है। मीटर एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा मानक है जो हम सबके लिए एक है, हम सबके लिए बराबर है। तो ये क्या कहलाया, मानक कहलाया और इसका हमने उस मानक से तुलना किया तो इस पेड़ की एग्जैक्ट लंबाई का हमको पता चला है। इसी तरह से अगर ये कहता है कि 100 रुपया देना पड़ेगा, कितने का, 1 मीटर का। अब इस 1 मीटर का अगर 100 रुपया कीमत होगा ना तो वो 1 मीटर की वैल्यू जो दुकानदार के लिए होगा वही इस ग्राहक के लिए होगा या फिर किसी ग्राहक के लिए होगा। तो क्या हुआ, ये मीटर आपने एक मानक बना रखा है और इस मानक की तुलना आपने कर रखा है किसी लंबाई के लिए। तो ये मीटर जो है क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा उस पर्टिकुलर राशि के लिए, मतलब लंबाई के लिए ये क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे कह सकते हैं मेजरमेंट में
एक मात्रक का, एक मानक का, एक ऐसा मानक जो पहले से निर्धारित हो, उस मानक का होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करते हैं दूसरे टॉपिक पर। इस पूरे मात्रक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला मात्रक, हमारे यहाँ जितने भी मात्रक होते हैं जो मानक तैयार किए गए हैं, उस मानक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक कहलाया मूल मात्रक, एक कहलाया व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट, नाम से ही मूल, फंडामेंटल, नाम ही इसके डिफिनीशन को क्लियर कर पा रहा है। दूसरा व्युत्पन्न, डेराइव यूनिट्स। तो इसमें व्युत्पन्न वर्ड से शायद आपको क्लियर ना हो सके, लेकिन डेराइव एक ऐसा है जो कि इसके डिफिनीशन को क्लियर कर पाता है। तो हम आप आगे बढ़ते हैं। मूल मात्रक क्या होती है? मूल मात्रक का मतलब ऐसा कोई भी मानक हो, मानक आप समझ रहे हो, किसी भौतिक राशि को बताने के लिए हम मानक का यूज करते हैं। कोई हमारे पास एक ऐसा मानक हो, मतलब मात्रक हो, जो मात्रक स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मूल मात्रक या फंडामेंटल यूनिट। जैसे हम कह दें कि हमने बात कर लिया लंबाई का। लंबाई मतलब लेंथ, किसी भी लेंथ को अगर हम मेजर करते हैं तो लेंथ को मेजर करने के लिए हमने एक मानक तैयार किया मीटर। मतलब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में हम मेजर करते हैं। तो हमने उसका एक मानक तैयार कर रखा है, वो मानक हमारा क्या है? मीटर है। मीटर ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, ये एक सिंगल मानक होती है। ये मानक किसी मानक को मिलाकर नहीं बनाया गया है, ये एक सिंगल मानक होती है जो स्वतंत्र होती है। ये हमारी क्या हो जाएगी? मूल मात्रक हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम दूसरा देख लेते हैं, बात करते हैं द्रव्यमान का। अगर हम द्रव्यमान का बात करें, द्रव्यमान मतलब कह सकते हैं मास। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हमने एक मानक तैयार किया, वो हमारा क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम, किलोग्राम तैयार किया। किलोग्राम भी एक क्या है? स्वतंत्र मानक होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है। ये क्या हुआ? हमारा मूल, कह सकते हैं कि ये मूल मात्रक मतलब फंडामेंटल यूनिट हुआ। तो ये सब फंडामेंटल यूनिट होते हैं, और ऐसे करके हमारे पास कुल फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या याद रखिएगा 7 होती है। ये 7 पूरे मूल मात्रक जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। आते हैं व्युत्पन्न मात्रक पे। अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो व्युत्पन्न मात्रक एक ऐसा मात्रक हो जाता है, एक ऐसा मानक हो जाता है जो मूल मात्रक से बनाया जाता है। जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक को आप मिला दीजिए तो एक व्युत्पन्न मात्रक बनता है। मतलब आप कह सकते हो ये स्वतंत्र नहीं होता है, ये निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? मूल मात्रक पर निर्भर करता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा इसको हम क्लियर करते हैं। हमने कह दिया कि वेग का मात्रक क्या होगा? वेग का, तो वेग का मात्रक अगर हम देखें तो वेग का मतलब हो जाता है विस्थापन। विस्थापन अपान ये कर दिया समय। विस्थापन के लिए हम जिस मूल मात्रक, विस्थापन एक तरह की लंबाई होती है, इसके लिए हम यूज किसको करते हैं? मीटर को, मीटर। और समय, एक समय हमारे पास एक मूल मात्रक, ये किसी पर निर्भर नहीं करता, इसके लिए हमने यूज किसका कर दिया? सेकंड का। समय के लिए सेकंड का, सेकंड एक मूल मात्रक होती है। मिलाकर ये क्या हो गया? ये हो गया मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में हम देख रहे हैं 2 मूल मात्रक हमने मिलाया है। एक तो लंबाई का मूल मात्रक मीटर और दूसरा समय का मूल मात्रक सेकंड। मीटर पर सेकंड, 2 मूल मात्रक को मिलाकर ये मात्रक बनाई गई है। ये क्या होगी? हमारी डेराइव यूनिट होगी या फिर व्युत्पन्न मात्रक होगा। ऐसे ही हमारे व्युत्पन्न मात्रक तो बहुत हो सके, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। मूल मात्रक की तो संख्या निश्चित होती है कि वो 7 SI के हिसाब से अगर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के हिसाब से, तो ये 7 होती है। लेकिन मूल मात्रक जो होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं की गई है। जैसे और अगर हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं, जैसे हमने बल का बात किया, तो बल बराबर हमारा अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है? बल बराबर हो जाता है, बल इक्वल टू अगर हम देखें तो MA मतलब द्रव्यमान गुणे कर दिया जाता है त्वरण। त्वरण द्रव्यमान का, तो पहले आपको त्वरण समझना पड़ेगा, पहले त्वरण का ही देख लीजिए। अगर हम त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल ना। तो इसका मतलब, इसका अगर हम मात्रक डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, मात्रक अगर हम देखें तो हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
हमने क्या किया, मीटर एक बार लिया, सेकेंड 2 बार लिया, ये क्या कहलाया, ये मूल मात्रक से मिलके बना हुआ, तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक तरह क्या हो जाता है, व्युत्पन्न मात्रक। इस तरह से हमारे पास मूल और व्युत्पन्न पूरे मात्रक को हमने 2 भाग में बांट दिया। यहाँ पर हमने एक डिफिनीसन आपको दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस डिफिनीसन का, या फिर आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, या फिर 2 से 3 बार वीडियो देखकर आप इसको पढ़ सकते हो। किसी भौतिक राशि मतलब जिसका मापन हो सके, किसी भौतिक राशि में कुछ ऐसे मानक बनाए गए हैं, मानक का प्रयोग किया गया है जो अन्य मानकों से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, किसी पर निर्भर नहीं करता है, वो क्या कहलाया, मूल मात्रक, ऐसा हमने आपको बताया। और जब किसी भौतिक राशि के मानक जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों पर, मतलब मूल मात्रकों के रूप में उसको व्यक्त किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इस तरह से हमारे पास मूल और व्युत्पन्न 2 तरह के मात्रक होते हैं। मूल मात्रक की संख्या अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI सिस्टम के अकॉर्डिंग मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, व्युत्पन्न मात्रक की कोई संख्या निश्चित नहीं की गई है। तो आज हमने क्लास में जो पढ़ा वो सबसे पहले पढ़ा कि अगर आपको मापन करना है तो मापन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले से एक पूर्व निर्धारित एक आप मानक रखिए, और जो पूर्व निर्धारित मानक होता है वो मानक हमारा कहलाता क्या है, मात्रक, और बिना मात्रक के लिए उस राशि के लिए मात्रक कहलाता है, और बिना मात्रक के हम किसी भी मापन की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाते हैं। इस मात्रक को हमने 2 भाग में बांट दिया था, एक हमारा क्या कहलाया था, एक हमारा कहलाया था मूल और दूसरा हमारा कहलाया था व्युत्पन्न। 2 भाग में हमने इसको बांट दिया था, मूल और व्युत्पन्न। मूल और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक जो स्वतंत्र होता है, व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हमारे सामने मूल और व्युत्पन्न 2 मात्रक की बात की गई थी। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें तो हमने एग्जाम्पल पे यहाँ बात किया है कि मूल मात्रक में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, आगे हम बताएंगे एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, इन सबको डिस्कस करेंगे, ये आते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, जूल वगैरह वगैरह, ये सब व्युत्पन्न मात्रक में आते हैं। आगे इस पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे, आगे डिटेल में समझेंगे क्या होता है मीटर, क्या होता है किलोग्राम। तो आगे के आने वाले क्लास में इन सब टॉपिक को डिटेल में हम देखेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिजिकल मेजरमेंट के पार्ट 3 के साथ वापस फिर आते हैं, कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।